हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल, जो कला और संस्कृति का पोर्शन है, जो यूपी के विभिन्न एग्जामों में, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, बीओ को, आपको कोई भी एग्जाम देना हो जिसमें यूपी से रिलेटेड कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए आपकी ये क्लास होगी, जिसमें हम यूपी की कला संस्कृति के जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं, चाहे कला संस्कृति में स्थापत्य कला से सवाल पूछे जाते हों, चाहे आपके जो सवाल हैं जो चित्रकला से, मूर्ति कला से, या विभिन्न जो जियो टैग्स मिले हैं उत्तर प्रदेश को, जितने भी एस्पेक्ट कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं, सब डिस्कस होंगे। तो आज की क्लास में क्या डिस्कशन होगा? स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, तो स्थापत्य कला में जो इमारतों का निर्माण है, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, इनके बारे में, इनके डिजाइन के बारे में, और कौन कौन सी इमारतें प्रमुख हैं जो एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं, और किस किस क्षेत्र में, किस किस समय में किसका विकास हुआ, इस पर डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास के बाद आपका जो है कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके उसमें आएंगे, उन्हें सब आप आसानी से कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप एक बात जानते हैं कि प्राचीन भारत में जो 16 महाजनपद थे, उनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो क्या आप इनके नाम जानते हैं? 8 महाजनपद कौन से थे जो उत्तर प्रदेश में थे? तो ये 8 महाजनपद जो थे, ये थे जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। उसमें कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, वत्स, चेदी, काशी, मल्ल और कौशल। तो उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र पड़ता है, उनमें ये 8 इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें जो मल्ल क्षेत्र है, ये सॉरी चेदी क्षेत्र है, ये नहीं आएगा। तो 8 क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में लगते थे। आज का जो वर्तमान यूपी का क्षेत्र है, उसके हिसाब से हम, वैसे कितने थे महाजनपद? 16 है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनमें बाकी कौन से रह जाते हैं? यहाँ गंधार और कंबोज है। ये अफगानिस्तान, ईरान वाले क्षेत्र में हो गया कंबोज, और गंधार हो गया। ठीक है, यहाँ पर अवंती क्षेत्र है, एक चेदी है, फिर असमक है, इधर विज्जी है, मगध है, अंग है। तो ये 16 महाजनपद स्थित थे। इनमें से 8 थे उत्तर प्रदेश में। अब हमने ये चीज देख ली। अब बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापत्य कला है, यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग धर्मों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला पर बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई, इस्लाम, सभी धर्मों का प्रभाव यहाँ की स्थापत्य कला पर देखा जा सकता है। यानी स्थापत्य कला भी क्या है? एक धार्मिक संगम की तरह है, और ये संगम हमें वास्तुकला पर भी दिखता है। अलग अलग समय में विकसित हुए जो इमारतें हैं, उनमें अलग अलग धर्मों की संस्कृतियों का प्रभाव हमें दिखता है। ये हम आगे अलग अलग इमारतों में उनके प्रभाव को भी देखेंगे डिटेल में। यहाँ तक कि जब अंग्रेजों का समय था, तो उनके समय में जो निर्माण हुआ इमारतों का, उसमें यूरोपीय शैली का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में बहुत सारी इमारतें विकसित हुई हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये गंगा यमुना के मैदान कहे जाते हैं। गंगा यमुना के मैदानों में जो दोआब मिट्टी है, वो दोआब मिट्टी ईंटों के निर्माण के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। तो गंगा यमुना के मैदान ने न केवल मिट्टी दी, बल्कि ईंटों के निर्माण की सामग्री दी। साथ ही बलुआ पत्थर, जो यहाँ पर चुनार के बलुआ पत्थर है, वो प्रचुर मात्रा में थे, और उन चुनार के बलुआ पत्थरों से ही अनेक इमारतों का निर्माण किया गया है। तो डिटेल में सभी इमारतों के बारे में जानेंगे भी और समझेंगे भी, कब किस इमारत का निर्माण किस पत्थर से किया गया, क्यों किया गया, इस पर हम बात करेंगे। तो आज की जो क्लास है, इसमें सबसे पहले डिस्कस होगा प्राचीन काल में जिन इमारतों का निर्माण हुआ, उसमें मौर्य और गुप्त काल को प्रमुख रूप से हम देखेंगे। फिर मध्यकाल में सल्तनतों के समय में किन इमारतों का निर्माण हुआ, और मुगल शासकों के समय में किन इमारतों का निर्माण हुआ, और उनके पीछे क्या कारण थे, वो क्यों बनी है। आधुनिक काल में हम देखेंगे अवध के जो स्थापत्य कला के निर्माण है, इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है, रूमी दरवाजा है, उनके बारे में बात करेंगे। और ब्रिटिश काल में जो इमारतें बनी हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्थापत्य कला को भी इस तरह से विभाजित करके देख सकते हैं, एक तो मौर्य और गुप्त काल, फिर सल्तनत काल, फिर मुगल काल, फिर अवध के नवाबों का, जिस समय लखनऊ में काफी इमारतों का निर्माण किया गया। लखनऊ में जो है कुछ इमारतों के निर्माण किए गए, जिसमें रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा, ये प्रमुख है। फिर औपनिवेशिक काल, अंग्रेजों के समय में जो चर्चों का निर्माण हुआ, विभिन्न इमारतों का निर्माण हुआ। तो यानी वास्तुकला को भी हमें कालक्रम के रूप में देख सकते हैं, क्रोनोलॉजी के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बौद्ध स्थापत्य से प्रारंभ करेंगे, जो कि मौर्य काल में स्थापित किए गए थे। तो मौर्य काल में यानी 300 ईसा पूर्व के आसपास, 300 ईसा पूर्व के आसपास यानी अशोक के समय से अगर हम देखें, तो अशोक ने जगह जगह पर स्तंभ लगवाए, अशोक स्तंभ के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, या अभिलेख लिखवाए, कुछ स्तूपों का निर्माण किया गया उसी समय में। तो मौर्य काल में जो शिला स्तंभ हैं और स्तूपों का निर्माण है, वो प्रमुख रूप से किया गया, ये हम जानते हैं। उनमें अशोक काल में
अहरोरा का जो अभिलेख था जो मिर्जापुर से मिला, उसमें भी इनका वर्णन मिलता है कि अशोक के समय में शिलालेखों का, स्तंभों का, स्तूपों का निर्माण कराया गया। यही हमें अब दिल्ली मेरठ के जो अभिलेख है, जो मेरठ के टोपरा नामक स्थान से मिला था। कहां से मिला था? मेरठ के टोपरा नामक स्थान से, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवा लिया था, तो दिल्ली ले आया था। उसमें भी ये लिखा है कि अशोक के समय में जो है शिला स्तंभों का, स्तूपों का निर्माण कराया गया था। इनमें दो चीजें प्रमुख हैं। एक तो सारनाथ में जो वाराणसी का सिंह स्तंभ है, जिसे हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, यही हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ये क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है, या राष्ट्रीय चिन्ह हम कह सकते हैं, अशोक स्तंभ। तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, ये निर्माण कराया गया इसका सारनाथ वाराणसी में, और ये 45 फुट ऊंचे पिलर पर स्थित था। 45 फुट ऊंचे एक पिलर पर स्थित था। आक्रमणकारियों के समय यहाँ पर जब आक्रमण हुआ तो ये गिरा वहां से, और उसके बाद भी ये नीचे गिरा हुआ जब मिला तो बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में था, इसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। आज भी ये सारनाथ के म्यूजियम में संरक्षित है, ठीक है। और इस पर बहुत चमकदार पॉलिश है, बहुत बेहतरीन चमक इसकी है, और ये अशोक स्तंभ जो जहां से ये सिंबल लिया गया है, इसको अभी भी सारनाथ म्यूजियम में संरक्षित किया गया है। तो दूसरा, यहीं पर स्थित है एक धमेक स्तूप। धमेक स्तूप, जिसमें माना जाता है कि जो बौद्ध भिक्षु थे समय समय पर, उन बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष एक बक्से के अंदर इसके बीच में सुरक्षित रखे गए हैं। तो इन दोनों के बारे में अगर हम देखें तो सारनाथ में है ये, क्योंकि सारनाथ उस समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। सारनाथ क्या था? उस समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु शिक्षा लेने भी आते थे। और ये जो धमेक स्तूप है, इसका निर्माण ईंट और रोड़ी से हुआ है। किससे हुआ है? ईंट और रोड़ी से। ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहले इसके नीचे के ढांचे का निर्माण हुआ था, बाद में इसके ऊपर के ढांचे का भी निर्माण कराया गया। तो हमें ये भी याद रखना है, मूल ढांचा जो ये नीचे वाला ढांचा है, ये मूल ढांचा है, उसके ऊपर का निर्माण बाद में कराया गया। तो ये कैसी संरचना है? एक बेलनाकार संरचना है, बिल्कुल आप आकृति देख करके समझ सकते हैं। अशोक स्तंभ कैसे बना है? ये चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसके ऊपर जो है 4 सिंह है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सिंह शीर्ष या लॉयन कैपिटल। ऊपर जो है 4 सिंह बने हुए हैं, और यही हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। इसकी विशेषता है कि इस पर जो पॉलिश है, एक विशेष चमक है, जो आज तक भी बिल्कुल खराब नहीं हुई है। बहुत बेहतरीन इस पर चमक है, पॉलिश है। और ये एकाश्मक पत्थर यानी एक पत्थर से बनाया गया है। एक सिंगल स्टोन में जो क्राफ्टिंग करके, कटिंग करके इसको बनाया गया है, यानी एक पत्थर से बनी हुई आकृति है। तो ये भी इसकी विशेषता है। तो ये सारनाथ में जिस स्थान पर था, एक पिलर पर लगा हुआ था, उस पिलर को भी आज भी आप जाकर के सारनाथ में देख सकते हैं, जहां से ये प्राप्त हुआ था। तो जब वहां पर जो है आक्रमणकारियों ने जो तोड़फोड़ की, जब, तो उस समय जो है ये नीचे गिर गया। पिलर से गिरने के बाद भी इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और ये खुदाई में सुरक्षित रूप से, खुदाई में अवशेष इसके सुरक्षित रूप से, ये पूरा ऊपर का हिस्सा मिला था, और फिर इसको म्यूजियम में सुरक्षित कर दिया गया, और आज ये हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। धमेक स्तूप जो कि 39 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 39 मीटर, और इसका व्यास है 28 मीटर। तो 28 मीटर इसका व्यास है, और 39 मीटर ऊंचाई है। ईंट और पत्थर से बना है, ये मैंने पहले बता दिया। ये एक तरह से चिनाई का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो ईंट पत्थर से चिनाई करके स्तूप बनाया गया है। नजदीक से आप देखेंगे तो इसका चित्र कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, वो कहां पर दिया था? इसी स्थान पर दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में दिया था, और इसी स्थान पर दिया था जहां पर ये धमेक स्तूप स्थित है। और इसीलिए उनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। कहां पर दिया था उन्होंने? सारनाथ में, धमेक स्तूप वाले स्थल पर। ऐसी मान्यता है कि इसके बीच में एक संदूक है, जिस संदूक में जो है गौतम बुद्ध और उनके अनुयायी शिष्यों के अवशेष जो है वो सुरक्षित रखे गए हैं। एक संदूक में, इसके बीचों बीच में वो रखा गया है, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है, और ये एक गोल ढांचा है, ऊपर से बेलनाकार ढांचा है, और इसके केंद्र में माना जाता है कि कुछ अवशेष एक संदूक में बंद करके रखे गए हैं। ठीक है। अब अशोक स्तंभ के बारे में देखिए। तो अशोक स्तंभ के बारे में किससे बना है? मैंने पहले बताया, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बना है, याद रखिएगा। तो इस पर एक चमकदार पॉलिश है, देखो ये दिख रही है ये पॉलिश। तो ये एक चमकदार पॉलिश है, और इसका जो डिजाइन है ये एक पत्थर से बनाया गया है। पूरा जो है ये एक सिंगल स्टोन है, तो सिंगल स्टोन से ये बना हुआ है, इसलिए इसे एकाश्मक पत्थर की आकृति हम कहते हैं। ऊपर 4 शेर बने हुए हैं, ठीक है। नीचे इसमें बैल, घोड़े, हाथी और शेर के चित्र हैं। कौन से चित्र हैं? बैल, एक बैल है, एक घोड़ा का चित्र है नीचे, एक हाथी का चित्र है, और एक शेर का चित्र है। और ऊपर 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। बीच में 24 तिल्लियों को प्रतीक करता हुआ एक चक्र है,
जिसे हम धर्म चक्र से संबोधित करते हैं, तो ये अशोक चक्र भी कहा जाता है। वैसे अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तिल्ली हैं। अशोक चक्र, ये वाले चिन्ह को अशोक चक्र नहीं कहा गया, कभी आप इसको अशोक चक्र, ये तो उसका प्रतीक है। एक आकृति थी जो इनके ऊपर इस तरह से एक विशाल चक्र रखा हुआ था, वो चक्र भी वहां से खुदाई में मिला है। आप कभी सारनाथ के म्यूजियम जाएंगे तो देखेंगे इन चारों शेरों के सिर पर वो स्थित था, और उसमें 24 तिल्लियां हैं, वो भी पत्थर का बना है, जिसको सुरक्षित किया गया है संग्रहालय में। थोड़ा सा डैमेज मिला है, पर बाकी उसमें जो है इस तरह से पूरी एक संरचना है जिसमें 24 तिल्लियां आप वहां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ऊपर रखा हुआ एक बड़ा विशाल सा चक्र था इनके बीच में, जिसे अशोक चक्र का जो सिंबल है वो उसी से लिया गया है। ठीक है, अशोक चक्र का सिंबल ये इससे नहीं लिया गया है, हमारे ध्वज में जो 24 तिल्लियों वाला प्रतीक है वो उस चक्र से लिया गया है जो ऊपर इनके ऊपर खड़ा था, और वो एक पत्थर की संरचना है, बड़ी संरचना है, गोल पहिया सा, काफी विशाल आकार का, और जो इसके ऊपर टिका था। तो ऐसा माना जाता है कि उसी से जो है अशोक चक्र का जो सिंबल है वो लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। तो ये एक अपने आप में चमत्कार है इंजीनियरिंग का, इसकी पॉलिश अपने आप में आश्चर्यजनक है, जो आज तक भी खराब नहीं हुई है, एक शानदार पॉलिश इस पर है। 45 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी सुरक्षित बच गया, और आज भारत के राष्ट्र प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर देखें तो ये एक साफ्ट पर रखा था, स्तंभ पर रखा था, ठीक है, तो इसको हम साफ्ट बोलते हैं। फिर इसका जो नीचे का हिस्सा है इसे अबेकस कहा जाता है, आधार, जिसमें ये घोड़े, बैल, हाथी, शेर की आकृतियां भी हैं, और नीचे ये उल्टा कमल का प्रतीक है, उल्टा कमल जो है यहाँ पर बना हुआ है। इसके ऊपर फिर ये 4 शेरों की आकृति है, जिसे कैपिटल या शीर्ष कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? शीर्ष है। इसके बाद 2022 में संसद भवन के ऊपर एक सिंह अशोक स्तंभ की संरचना जो है वो स्थापित की गई, ये वाली, ये संसद भवन के ऊपर इस तरह से। और जो मूल जो सारनाथ में जो संरचना है वो कुछ इस तरह की है, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो इन परिवर्तन को हम देख लेते हैं, थोड़े थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं। तो मूल संरचना ये आप देख सकते हैं, ये सारनाथ में संरक्षित जो अशोक स्तंभ है उसकी मूल संरचना है, और ये संसद भवन के ऊपर जो स्थापित किया गया सिंह स्तंभ है वो ये है। अब इसमें देखो तो दोनों में नीचे जो ये है, यहाँ पर ये मूल शेर की आकृति है, और इसमें जो नीचे की तरफ आकृति दिखाई गई वो इस तरह का शेर दिखाया गया है। नीचे जो चार आकृतियों में से एक शेर की आकृति है, एक हाथी की आकृति है, ये मूल में कुछ इस तरह की है, और जो जो अशोक स्तंभ बनवाया गया है संसद भवन के ऊपर उसमें कुछ इस प्रकार की है। वहीं जो मूल स्तंभ था उसमें घोड़े की आकृति ये इस प्रकार की है, और जो नया बनवाया गया है उसमें घोड़े की आकृति इस प्रकार की दिखती है। वहीं सांड की आकृति या बैल की आकृति जो पहले जो मूल स्तंभ है उसमें इस तरह की, और नए स्तंभ में कुछ इस प्रकार की है। तो इनमें क्या अंतर है? शेर में जो शेर के आगे के पैर जो है वो जमीन से ऊपर उठे दिख रहे हैं नए वाले स्तंभ में, मूल स्तंभ में वो पैर जमीन पर टिके थे। वहीं हाथी जो है वो नए वाले स्तंभ में जो हाथी है उसके पैर मोटे हैं और पैरों के बीच में गैप कम है। ठीक है, नए स्तंभ में जो है पैर अनुमानतः मोटे हैं और उनके बीच में गैप कम है, बल्कि पुराने जो वो है मूल जो है उसमें पैर पतले हैं और पैरों के बीच गैप ज्यादा है, ऐसा अनुमान। घोड़े का जो है, घोड़ा के पूंछ के बाल एक नोकदार शेप में बनाए गए हैं नए वाले में, जबकि मूल स्तंभ में वो लहराते हुए चौड़े बनाए गए थे। वहीं अशोक स्तंभ में जो सांड नए वाले में बनाया गया है उसके पैर हवा में हैं और खुर बड़े हैं। मूल स्तंभ में सांड के पैर नीचे थे और खुर चिपके हुए थे। इन अंतरों को आप एक सामान्य जानकारी की तरह याद रख सकते हैं। अब बौद्ध काल में जो स्थापत्य कला थी या मौर्य काल में जो स्थापत्य कला थी उसके प्रमुख स्थापत्य में अशोक स्तंभ हो गया, धमेक स्तूप हो गया, ये हमने समझ लिया। अब गुप्त काल पे आते हैं। गुप्त काल में हिंदू मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए उनमें प्रमुख मंदिर है दशावतार का देवगढ़ का मंदिर, दशावतार मंदिर या देवगढ़ का मंदिर। ठीक है, ये ईंटों से बना, पत्थर से बना, ईंटों से बना प्राचीनतम मंदिर का एक बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में स्थित है, ये भी पूर्णतः ईंटों से बना है और ईंटों का बना एक शानदार प्राचीन मंदिर है। इसमें एक ऊंचा शिखर है और इसके डांटदार मेहराब है। ठीक है, इसका एक ऊंचा शिखर है और इसके डांटदार मेहराब है। ये भी पत्थर से बना है। दशावतार मंदिर, ये भी प्राचीन मंदिर है, गुप्त काल में इसका निर्माण किया गया। ये नागर शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का मंदिर है? याद रखिएगा, आपसे अक्सर एग्जाम में सवाल पूछते हैं। गुप्त काल में जो मंदिरों का निर्माण किया गया उनमें ज्यादातर जो है कौन सी शैली के थे? नागर शैली के। और ये दशावतार मंदिर आप नाम से ही समझ रहे होगे, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ठीक है, तो ये किसका समर्पित है? गॉड विष्णु को समर्पित है। दशावतार मंदिर उत्तर भारत के सबसे पुराने और बचे हुए पत्थरों के मंदिर में से एक है, जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यूपी में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसकी विशेषता है मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर है जिसमें शिखर निर्माण की प्रारंभिक झलक मिलती है, पर इसका शिखर नहीं है, इसका शिखर
है नहीं, ठीक है, यह याद रखिएगा। इसमें एक प्रतिमा है जो दीवार पर दिखती है भगवान विष्णु की, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं। तो भगवान विष्णु जो है एक शेषाशायी पैनल पर देखे जा सकते हैं। और भी दीवारों में बहुत कार्विंग क्राफ्टिंग करके जो है बहुत शानदार मूर्तियां बनाई गई हैं। भगवान विष्णु के अनेक रूपों को दर्शाया गया है, उनकी अनेक कलाओं को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो भगवान विष्णु की जो शेषनाग पर लेटी हुई प्रतिमा है और पांडवों की आकृतियां भी इस मंदिर की जो दीवारों हैं उनको बारीकी से खूबसूरत बनाती हैं और बहुत ही सुंदर ये मंदिर बना हुआ है। फिर भीतर गांव में जो ईंटों से बना हुआ मंदिर है, ये भी बहुत बेहतरीन कमाल की जो क्राफ्ट है इसमें आपको देखने को मिलती है। टेराकोटा की ईंटों का प्रयोग किया गया है। पहली बार पकी हुई ईंटों से मंदिर का निर्माण किया गया। तो बाहरी दीवारों पर जो टेराकोटा है यानी पकी हुई ईंटें हैं उनका प्रयोग किया गया और इनके जो पट्टिकाएं हैं उनसे सजावट की गई है। और आप ये सजावट देखिए जिसमें देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, कितनी बेहतरीन तरीके से ये उकेरी गई हैं। तो एस्थेटिक्स लेवल में तो आज भी इसकी मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्या सुंदर तरीके से जो है ये मूर्तियां दीवार पर कुरेदी गई हैं और ईंटों पर उकेरी गई हैं, इसका मुकाबला आज भी जो है करना मुश्किल लगता है। तो पत्थर की कमी वाले मैदानी इलाकों में वास्तुकारों ने ईंटों का प्रयोग किया। तो ईंटों का क्यों प्रयोग किया? क्योंकि कानपुर जो उसके आसपास का क्षेत्र है वहां पर जो है बलुआ पत्थर की कमी थी। तो बलुआ पत्थर की कमी का पूरी करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? ईंटों का, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया, टेराकोटा का प्रयोग किया गया और ईंटों के जरिए ही भव्य शिखर और गृह का निर्माण किया गया और एक शानदार मंदिर का निर्माण किया गया। तो कारण आप समझ गए, क्योंकि मैदानी इलाके में जो है किसकी कमी थी? लाल बलुआ पत्थर की कमी थी। तो ईंटों से पत्थर मंदिर का निर्माण किया गया। तो गुप्त काल को हम मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग भी कहते हैं। गुप्त काल को मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग कहा जाता है। अक्सर ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, किस काल को मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देखिए इसका गेट पर देखिए कितनी सुंदर जो है क्राफ्ट की गई है। यहाँ इन चित्रों को आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि कितनी बारीकी से जो है इन पर ये क्राफ्टिंग की गई है। दूसरा भीतर गांव का जो मंदिर है ईंटों का बना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ईंटों का बना है। दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। सबसे पुराना शिखर युक्त हिंदू मंदिर जो है वो भीतर गांव का कानपुर में स्थित मंदिर है। बाहरी दीवारों पर टेराकोटा की कलाकृतियां सजाई गई हैं। तो वास्तुशिल्प के विकास से जो रॉक कट मंदिरों के स्थान पर बाद में संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ और उसमें ये दोनों जो है वो बेहतरीन मंदिरों में से एक है। क्योंकि इनसे पहले एलोरा और अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफा उनका निर्माण हो चुका था। अजंता की गुफा वो बनाई जा चुकी थी प्राचीन काल में। कैलाश मंदिर जो एक रॉक कट मंदिर है। तो प्रारंभ में जो मंदिर बनते थे वो रॉक कट मंदिर बनते थे। कैलाश मंदिर वो कैसा मंदिर है? रॉक कट, चट्टान को काट करके बनाया गया मंदिर। और जब मंदिरों का निर्माण पत्थरों और ईंटों से शुरू हुआ तो उनमें जो प्राचीनतम मंदिर है वो दशावतार और भीतरगांव मंदिर है। ये आप याद रखिएगा, पत्थर और ईंटों से बने हुए प्रारंभिक मंदिरों में कौन से मंदिर है? दशावतार और भीतरगांव मंदिर, जो देवगढ़ और कानपुर में स्थित है। गुप्त काल को मंदिरों के निर्माण का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस पर हमारी बात हो चुकी। उस समय पाषाण से युक्त जो शिखर युक्त मंदिर है वो कौन सा है? शिखर युक्त मंदिर भीतरगांव का मंदिर है जो शिखर युक्त है। ठीक है, तो प्राचीनतम मंदिरों में पहला शिखर युक्त मंदिर दशावतार देवगढ़ के उत्तर भारत में ये पचायतन शैली से बनाया गया, जबकि भीतरगांव का जो मंदिर है वो नागर शैली से बना है। उसके अलावा भीतरी गाजीपुर में भी जो है जो पुरानी ईंटों के बने हुए मंदिर के अवशेष मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं मध्यकाल से कुछ पहले, जब सरकी शैली में जौनपुर में कुछ भव्य इमारतों का निर्माण किया गया। तो जौनपुर को हम सिराज हिंद भी कहते हैं और जौनपुर में कुछ भव्य इमारतों का निर्माण किया गया इब्राहिम सरकी के समय और उसके वंशजों के समय। उन इमारतों में खास तौर पर मुगल इमारतों से अंतर यह है कि उनमें मीनारें नहीं, उनमें हमें मीनारों का अभाव देखने को मिलता है। विशाल द्वार देखने को मिलते हैं पर उनमें मीनार नहीं है। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। इनमें जो सबसे प्रमुख इमारत है वो है अटाला मस्जिद, जिसको इब्राहिम सरकी ने बनवाया था 1408 में। और ऐसा माना जाता है कि अटाला देवी मंदिर के स्थान पर अटाला देवी मंदिर को तोड़ करके इस मस्जिद का निर्माण यहाँ पर इब्राहिम सरकी के द्वारा करवाया गया था। तो अटाला मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 1408 में। वहीं एक और प्रसिद्ध इमारत है यहाँ पर लाल दरवाजा मंदिर, जो 1477 में बनवाई गई थी। वो महमूद शाह की पत्नी बीबी राजी ने बनवाई थी। महमूद शाह कौन था? महमूद शाह इब्राहिम शाह सरकी का
बेटा था। और महमूद शाह की पत्नी बीबी राजे ने लाल पत्थरों का प्रयोग करके लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण 1477 में करवाया था, ये याद रखिएगा। उसके अलावा जौनपुर में ही एक है झंझरी मस्जिद, जिसकी एक ही दीवार बची है और ये प्रसिद्ध है अपने जो ये झरोखे हैं, जालीदार झरोकों की डिजाइन के लिए। तो यहाँ पर जो है जालीदार झरोके वाले जो मेहराब हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1430 में इब्राहिम शाह सरकी ने ही इसका निर्माण कराया था, गोमती नदी के किनारे पर। तो ये पुरानी वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। जालियों का प्रयोग किया गया है मेहराबों में, और सिकंदर लोधी के द्वारा बाकी के हिस्से का विध्वंस कर दिया गया था। तो ये एक दीवार जो शेष है, उससे भी देख करके इसकी विशालता का, महानता का और इसकी सुंदरता का अनुमान लगाया जा सकता है, कितनी सुंदर ये बनी हुई रही होगी अपने समय में। तो बाकी का जो हिस्सा है वो उसका सिकंदर लोधी द्वारा तोड़ दिया गया था, विध्वंस कर दिया गया था। दूसरी एक विशाल इमारत अगर हम देखें, या एक जो है वास्तुकला का एक नमूना हम देखें, तो शाही पुल। ये जौनपुर में गोमती नदी पर एक पुल है जो 16वीं शताब्दी में बना, और ये आज भी सुरक्षित है, आज भी प्रयोग किया जाता है। वैसे इसके बराबर में एक नया पुल बनाया जा रहा है, पर ये अभी तक भी प्रयोग किया जाता था। करीब 500 साल होने को आ रहे हैं और 450 साल से अधिक समय बीत चुका है, और ये पुल अभी तक भी सुरक्षित है। 1934 में एक भूकंप आया था, उसमें इसके जो ऊपर ये शिखर है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बने हैं जालीदार मेहराब बने हैं, कुछ मीनार टाइप की टोपियां बनी हैं। ये लगभग 28 रंगीन टोपियां हैं, जिनमें आजकल जो है छोटे छोटे दुकानदार अपने दुकानें लगाते हैं, बैठते हैं। तो ये बिल्कुल सजावट के लिए जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इस तरह से टोपियां बनाएगी पुल पर, ये इसको बहुत खूबसूरत बना देती हैं। तो पुरानी वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। अकबर के आदेश पर इसको बनाया था मुनीन खान खाना ने। किसने? मुनीन खान खाना ने। और पुल में 28 रंगीन छतरियां हैं। एक समय 1934 में जब भूकंप आया तो 8 छतरियां डैमेज हो गई थी, बाद में उनकी रिपेयरिंग कराई गई, उन्हें ठीक कराया गया, और आज 28 रंगीन छतरियां इस पर आज भी देखी जा सकती हैं। जौनपुर में ही एक है शीतला माता चौकिया देवी का मंदिर। शीतला माता चौकिया देवी का मंदिर, ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, जो अहीर शासकों के समय निर्माण कराया गया था। अहीर शासकों का एक समय शासन था जौनपुर में, जिसमें प्रथम अहीर शासक थे हीराचंद्र यादव। तो हीराचंद्र यादव के बाद में वंशज हुए यादवों और भरों के द्वारा जो है ये मंदिर का निर्माण कराया गया, जो प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है। ये कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में स्थित है। तो ये भी जो है एक प्राचीन कला का उत्तम उदाहरण माना जाता है। जौनपुर की सरकी शैली का ही कला का उदाहरण है। जौनपुर में ही सरकी शैली में बना है एक शाही किला, जिसके संरक्षण की मांग भी अक्सर की जाती है। अभी जो है वो थोड़ा सा जीर्ण अवस्था में है, तो इसके संरक्षण की मांग अक्सर की जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने यह किला बनवाया था। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, 1362 में। तो काफी पुराना ये किला है, जो गोमती नदी के ही पास है। पर इसके गेट पर आप देखोगे तो नीले और जो पीले पत्थर है, उनकी सजावट की गई है। इसके गेट पर नीले और पीले पत्थरों की सजावट है, और इसी कारण ये बहुत सुंदर जो है बाहर से देखने में लगता है, नीले और पीले पत्थरों की सजावट के कारण। तो इस पर हिंदू और बौद्ध शिल्प कला का प्रभाव भी देखा जा सकता है, क्योंकि दरवाजे में देखोगे तो आप जो है यहाँ पर कुछ आले टाइप के जो वो हैं वो बनाए गए हैं, जो कि हिंदू शिल्प कला का प्रभाव इस पर साफ साफ दिखाते हैं। जौनपुर में ही स्थित है जामा मस्जिद, जो इब्राहिम शाह द्वारा बनाई गई थी और शुरू की गई, और हुसैन शाह के समय में ये बनी थी। इसको बनने में काफी समय लगा। इब्राहिम शाह ने इसकी शुरुआत की थी और हुसैन शाह के समय ये बन करके तैयार हुई थी। तो ये जो जामा मस्जिद है, बड़े एक विशाल क्षेत्र में फैली है। चारों दिशाओं में इसके फाटक थे। बाद में पूर्वी गेट को जो है सिकंदर लोधी ने तोड़ दिया था, ये आप याद रख लेना। पूर्वी गेट को सिकंदर लोधी ने तोड़ दिया था। जामा मस्जिद ये कहाँ पर है? जौनपुर में स्थित है। जौनपुर की ही शैली है, सरकी शैली। और इसमें जो है मिस्त्री शैली के बेलबूटे और मेहराबों की गोलाई और कमल और सूर्यमुखी और जाली आदि के काम को प्रयोग किया गया है सजावट के लिए। ठीक है, इसमें जो है कई सारे डिजाइनों को प्रयोग किया गया है यहाँ पर सजावट के लिए। आगे देखें तो जौनपुर की जो सरकी शैली है, उसकी विशेषता क्या है कि इसमें कोई मीनार नहीं है, और जो मेहराब हैं वो काफी विशाल हैं, और उनको सुंदरता देने के लिए गोलाई का प्रयोग किया गया है, गोलाई दी गई है। तो मीनारों का अभाव है, मेहराबों का तो प्रयोग किया जाता था, पर मीनारों का प्रयोग, जो मीनार है उसमें मीनारों का प्रयोग नहीं होता था। जैसे लाल दरवाजा मस्जिद है और इत्यादि जो इमारतें हैं, उनमें मीनारों का प्रयोग नहीं किया गया है। और अटाला मस्जिद में भी मीनारों का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि किसने बनवाई थी? इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई थी, याद रखिएगा। और लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बीबी राजे ने करवाया था। फिर अब आते हैं मुगल स्थापत्य कला पर। तो 1526 में बाबर जब भारत आया,
उस समय से जो है मुगल स्थापत्य कला का प्रारंभ होता है, ऐसा माना जाता है। सबसे प्रारंभ में बाबर के समय में संभल में शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि इसका निर्माण बाबर ने नहीं कराया था, बाबर के किसी सेनापति ने कराया था, या और जो कोई शासक था उसने कराया था, बाबर ने इसका क्रेडिट ले लिया अपनी किसी पुस्तक में लिखवा करके। अब इस पर काफी विवाद भी है। अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जमीन का विवाद भी चल रहा है कि ये किसी मंदिर को तोड़ करके बनाई गई, तो वो भी इसलिए विवाद चल रहा है शाही जामा मस्जिद के निर्माण को लेकर के। दूसरा जो इमारत अब नहीं रही, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था 1528-1529 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने। इसका भी आप जानते हैं, ये भी जो है अयोध्या में जो राम मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी और वहां पर जो है राम मंदिर बना दिया गया है। वो सब मैटर जो है कोर्ट में था और कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके अनुसार जो है वहां पर मंदिर का निर्माण भी हो चुका है। तो बस आप याद रखेंगे बाबरी मस्जिद का अयोध्या में निर्माण जो है वो बाबर ने कराया था एक समय 1528-29 में, जो बाद में 6 दिसंबर 1992 को ढा दी गई थी। और उसके बाद जो है अभी 2022 में वहां पर 2022 में जो है निर्माण प्रारंभ कराया गया राम मंदिर का, जो बनकर के तैयार भी हो चुका है। अब आते हैं अकबर के समय पर। तो अकबर और शाहजहां के समय पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो इमारतें हैं उनका निर्माण किया गया था। तो मुगल काल में अगर सर्वाधिक इमारतें बनी तो वो बाबर के समय में नहीं बनी, हुमायूं के समय में नहीं बनी। सर्वाधिक इमारतें अकबर और शाहजहां के समय में बनी थी। तो एक बात तो ये याद रखिएगा कि मुगल काल में सबसे ज्यादा इमारतें जो हैं वो अकबर और शाहजहां के समय में बनी थी, जिसमें 3 इमारतें तो ऐसी हैं जो अभी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। उनमें एक आगरा का किला है, ताजमहल है और फतेहपुर सीकरी का किला है। ये तीनों जो है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। एक एक करके हम इन पर बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की 3 ही इमारतें हैं जो अभी यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में है। उसके अलावा संस्कृति वाली लिस्ट में जो है वाराणसी के घाट भी दर्ज है और एक इमारत टेंटेटिव लिस्ट में भी है, मैं वो बताऊंगा आपको आगे चल के। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में किसको डाला गया है। तो आगरा का किला 1565 में बना था, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण कराया गया। वहीं इलाहाबाद का किला जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में पहले इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज हो गया, अकबर द्वारा बनवाया गया था। तो ये सबसे बड़े किलों में से एक है, अकबर द्वारा बनाए गए किलों में से। दूसरा आगरा का किला है जो करीब 1.5 वर्ग मील में फैला है। तो सबसे पहले आगरा के किले पर बात कर लेते हैं। आगरा का किला 1565 में बनाया गया अकबर के द्वारा यमुना नदी के किनारे पर। यमुना नदी के किनारे पर ही शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था और यमुना नदी के किनारे पर ही अकबर द्वारा आगरे के किले का निर्माण कराया गया। ये किला सैन्य ताकत के साथ साथ सुंदरता का भी बहुत बेहतरीन मिश्रण है। किला भी मजबूत है और सुंदरता में भी। इसमें जब आप देखोगे जहांगीरी महल को, तो यहाँ पर जो ये छज्जे हैं, ये छज्जे जो है इनके डिजाइन आपको ग्वालियर के किलों के छज्जों से मिलते जुलते हैं। तो ग्वालियर के किले की जो छज्जों की जो अलंकृत कलाएं हैं उनका प्रयोग भी यहाँ पर जहांगीरी महल में किया गया है। तो ग्वालियर के किले से ये प्रेरित दिखते हैं। और ये जो छज्जे हैं कौन सी शैली के हैं? बंगाली शैली के हैं। तो इनमें जो छज्जों का प्रयोग किया गया है वो बंगाली शैली के छज्जे हैं। अकबर ने हिंदू निर्माण शैली के साथ साथ इस्लामिक निर्माण शैली दोनों का प्रयोग किया। हिंदू शैली का, राजपूत शैली का, इस्लामिक शैली का, बंगाली शैली का, कई सारी शैलियों का प्रयोग जो है इस किले के निर्माण में अकबर के समय में किया गया। इस किले में 2 गेट हैं। ये गेट जो आपको दिख रहा है ये अमर सिंह गेट है। इसके अलावा एक दिल्ली गेट है जो इस चित्र में आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आप अमर सिंह गेट को देख सकते हैं। तो ये जो गेट दिख रहा है ये अमर सिंह गेट है। यहाँ पर जो है खाई बनी होती थी विशाल सुरक्षा के लिहाज से, तो इसलिए सैन्य रणनीतिक रूप से भी ये किला जो है काफी सुरक्षित किलों में से एक माना जाता है। तो एक किले के चारों ओर एक विशाल खाई का निर्माण भी किया गया था। यहाँ पर दरवाजों पर जयमल और फट्टा की जो मूर्तियां हैं वो लगवाई गई। अकबरी महल पर हम देख सकते हैं बंगाल स्थापत्य कला का प्रभाव देखा जा सकता है। जहांगीरी महल पर भी बंगाल स्थापत्य कला का प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। इलाहाबाद का किला कब बनवाया गया? 1583 में। ये भी किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था। संगम तट पे है ये किला, प्रयागराज में संगम तट पर स्थित है, जहां गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है, उसी के पास में जो है ये किला स्थित है, जो अकबर द्वारा निर्मित किए गए किलों में से सबसे बड़ा किला है। इसके अंदर पातालपुरी का मंदिर है, इसके अंदर एक अशोक स्तंभ था, इसके अंदर सरस्वती कूप है। आप जाएंगे तो इसमें कई सारे और भी भव्य इमारतें आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद फतेहपुर सीकरी का किला जो अकबर द्वारा ही बनवाया गया। आगरा से करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है एक स्थान फतेहपुर सीकरी, और ये जो किला है ये यूनेस्को की लिस्ट में भी दर्ज है। फतेहपुर सीकरी के किले में ही बुलंद दरवाजा है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, वहीं पर एक जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया गया है, और विश्व के सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा।
अकबर ने इस किले का निर्माण कब कराया था? 1571 से 1585 के बीच में। और ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ पर कौन सी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है? इंडो इस्लामिक, यानी जो हिंदू मंदिरों में या हिंदू किलों में जो कला का प्रयोग किया गया है और इस्लामिक जो कला का प्रयोग है उसका मिश्रण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हिंदू, राजपूत, फारसी सभी शैलियों का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। इस किले का डिजाइन जो तैयार किया था वो किया था बहाउद्दीन ने। बहाउद्दीन इस किले का वास्तुकार माना जाता है। इस किले पर हमें गुजरात और बंगाल शैलियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो इसी किले में स्थित है एक बुलंद दरवाजा, जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। अकबर ने इसे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। 1573 से 1585 के बीच में ये बनकर के तैयार हुआ। ये लाल बलुआ पत्थर का बना है, पर इसमें सजावट के लिए संगमरमर का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ आप देखोगे तो संगमरमर का प्रयोग भी सजावट के लिए किया गया है। बीच में ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इस तरह का, इनमें जो है कुरान की आयतें लिखवाई गई थी। तो दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें जो है वो इसमें खुदवाई गई। ये जो दरवाजा है विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है, तो इसकी ऊंचाई है 53.63 मीटर। 53.63 मीटर ऊंचाई है और ये 35 मीटर चौड़ा है। और इसके नीचे बहुत सारी सीढ़ियां हैं। अब वो कमेंट करके आप बताओ ये सीढ़ियां कितनी हैं? कमेंट करके बताओ कितनी सीढ़ियां हैं, क्योंकि नीचे से जब आप इसको देखते हो तो बहुत ऊंचा दिखाई देता है और काफी सारी सीढ़ियां चढ़ के नीचे से ऊपर की तरफ आना पड़ता है। वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में आपसे पूछे, पर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि कितनी सीढ़ियां को चढ़ करके ऊपर हम जो है बुलंद दरवाजे के तल पर पहुंचते हैं। अब ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये भी फतेहपुर सीकरी किले में स्थित है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये सफेद संगमरमर की बनी और सुंदर नक्काशी और सुंदर जालियों के लिए प्रसिद्ध है और बहुत ही सफेद संगमरमर की सबसे सुंदर इमारतों में से एक है। आजकल तो आपने ताजमहल को खूब चर्चा में सुना है, ताजमहल सभी जानते हैं, पर संगमरमर से बनी एक सुंदर इमारत ये भी है। और संगमरमर से ही एदमत उद्दौला का मकबरा भी बनाया गया था, जो जहांगीर की पत्नी के द्वारा बनवाया गया था अपने पिता की याद में। एदमत उद्दौला जहांगीर की पत्नी के पिता हैं, वो भी संगमरमर की बनी एक इमारत है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी जो है संगमरमर की बनी इमारत है, जो अपनी सुंदर जालियों के लिए जानी जाती है। शेख सलीम चिश्ती एक संत थे जो अकबर के समय में, और अकबर को जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो अकबर ने जो है शेख सलीम चिश्ती के यहाँ जाकर के दुआ मांगी थी और उसके बाद उन्हें एक संतान हो गई। इत्तेफाक हो चाहे वो उनकी दुआ से हो। और उसके बाद उन्हीं के सम्मान में जो पूरा फतेहपुर सीकरी का किला है ये निर्माण कराया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का किला ही उनके सम्मान में निर्माण कराया था और बाद में अकबर इसको अपनी प्रशासनिक राजनीति के राजधानी के रूप में भी प्रयोग करने लगा था। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी के किला को कुछ समय प्रशासनिक राजधानी के रूप में भी प्रयोग किया और यहाँ पर फिर और भी इमारतों का निर्माण करा दिया। तो प्रारंभ में जो यहाँ पर बुलंद दरवाजा बना और फिर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी, फिर जामा मस्जिद बनी, फिर और भी इमारतें बनती चली गई और इस तरह से ये किला पूरे एक राजधानी में तब्दील हो गया था। इस शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में एक परंपरा है, यहाँ पर लोग जाली पे जाकर के जो है धागा बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं और धागा बांधते हैं और फिर मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर उसे खोलने के लिए जाते हैं। तो ऐसी यहाँ पर एक परंपरा है, आप याद रख सकते हैं। और ये किसकी है? ये दरगाह शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, अपने जालीदार वर्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे अगर हम बात करें मुगल स्थापत्य कला में तो फतेहपुर सीकरी किले में ही स्थित है पंचमहल। पंचमहल जिसे विंड टावर भी कहा जाता है। जो फारसी में जो विंड टावर तकनीक है, या हम कहें आपने हवा महल सुना? हवा महल, तो हवा महल की तर्ज पर या फिर हवादार संरचनाओं की तर्ज पर एक ऐसी संरचना बनाएगी जिसमें चारों तरफ से हवा आती जाती हो, चारों तरफ से हवा आती जाती हो और वो सारे कमरे जो है वो ठंडे बने रहें। तो इस तरह से पिरामिड के आकार में एक संरचना बनाई गई। तो 5 मंजिल की ये इमारत है जिसमें नीचे के तल पर जो है 84 खंबे हैं, उसे प्रथम तल पर, द्वितीय तल पर 56 खंबे हैं, तृतीय तल पर 20 और चतुर्थ पर 12 और फिर पंचम तल पर 4 खंबे हैं। तो पंचमहल जो है 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहारों से भी प्रेरित है, क्योंकि बौद्ध विहार भी इस तरह से बनाए जाते हैं जिसमें चारों तरफ से हवा जो है वो आर पार आ जा सके। तो इसकी जो इमारत है ये बौद्ध विहार से भी प्रेरित लगती है। फिर आते हैं जोधाबाई महल पर। जोधाबाई महल पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बाहर की तरफ जो खिड़कियां बनी हैं उन खिड़कियों पर जो ये इमारतें बनी, ये जो स्ट्रक्चर बना है झरोके जिन्हें बोलते हैं, तो ये राजपूताना शैली का एक मिश्रण दिखाते हैं मुगल वास्तुकला के साथ। तो जोधाबाई महल जो मरियम उज जमानी थी, जिन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है, मरियम उज जमानी के लिए बनवाया था अकबर ने। और ये एक तरह से हिंदू वास्तुकला और जो इस्लामिक वास्तुकला है उसका बेहतरीन मिश्रण यहाँ पर दिखता है। यहाँ राजस्थानी शैली से प्रभावित होकर के जो झरोके हैं वो बनवाए गए हैं, जो राजपूत शैली या राजस्थानी शैली में जो है अक्सर आप देखोगे तो किलों के बाहर खिड़कियों पर इस तरह के झरोके बनवाए जाते थे। तो इसका निर्माण 1569 में अकबर ने कराया था। नेक्स्ट देखें तो अकबर के बाद जो सर्वाधिक इमारतों का निर्माण हुआ फिर वो हुआ शाहजहां के युग में। जहांगीर के समय में इतने ज्यादा इमारतों का निर्माण उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, पर शाहजहां के समय में
उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख इमारत बनी आगरा में, ताजमहल, जो यूनेस्को का विरासत स्थल भी है। आप सभी जानते हैं 1983 में ये यूनेस्को में विरासत स्थल में शामिल हुई थी। ताजमहल का निर्माण यूनेस्को के अनुसार 1631 से 1648 तक किया गया। बात ध्यान रखना, यूनेस्को के अनुसार। वैसे जो कुछ दस्तावेज हैं ये बताते हैं कि इसका निर्माण 1631 से 1653 तक किया गया, 1653 तक, यानी इसके बनने में 22 वर्ष लगे। ठीक है, ज्यादातर दस्तावेजों में 22 वर्ष बताया गया है, पर यूनेस्को की साइट पर इसको 1931 से 1948 बताया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1631 से 1648 लिखा है। ठीक है, तो लाल पत्थर की जगह अब सफेद मकराना संगमरमर ने ले ली थी, और सफेद संगमरमर का प्रयोग काफी ज्यादा किया गया शाहजहां के समय में, और शाहजहां के बाद के समय में भी सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया। पर सबसे उत्कृष्ट इमारत जो बनी वो बनी ताजमहल। मुमताज की याद में बनवाया था अकबर ने, सभी जानते हैं। मुमताज जो है वो शाहजहां की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु 14वें बच्चे को जन्म देने के समय में हो गई थी। इसके जो वास्तुकार हैं वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। जो ये डिजाइन बनाया, इसका डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था, और इस इमारत में फारसी, इस्लामिक और भारतीय शैली को सर्वश्रेष्ठ संतुलन देखने को मिलता है। यानी इसमें फारसी शैली, इस्लामिक शैली और भारतीय शैलियों का भी प्रयोग किया गया है। अब इसी में देखें, मैंने बताया यूनेस्को में शामिल हुआ था ताजमहल 1983 में, और 1631 से 1648 में बनवाया गया। 48 मैंने इसलिए बताया कि जो यूनेस्को की वेबसाइट पे है 48 है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको डिजाइन किया था। तो हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है इसका डिजाइन। किससे प्रेरित है? हुमायूं के मकबरे से। और इस पर जो पित्राड्यूरा आर्ट टेक्निक से जो बनाई गई हैं चित्रकारियां, उस पर भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके सामने एक बगीचा है, या चार बाग शैली पर जो है चार बाग बने हैं, इस तरह से जो है बगीचे बने हैं, जिसे हम चार बाग शैली से निर्मित बताते हैं। चार बाग शैली का विकास किसने किया था? बाबर के समय में। बाबर के समय में बगीचों के डिजाइन के लिए चार बाग शैली का विकास हुआ था। तो ये पूर्णतः सफेद संगमरमर से बना है, और इस पर जो चित्रकारी है वो पित्रादुरा तकनीक से बनी है। हेवल ने ताजमहल के बारे में कहा था, ये भारतीय नारीत्व का एक साकार प्रतिमा के रूप में स्थित है। तो भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा किसने कहा था इसको? ताजमहल को हेवल ने कहा था। ये याद रखना, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये पित्रादुरा टेक्निक है जिससे इस पर कलाकृतियां बनाई गई हैं ताजमहल पर, ये क्या है? इसमें संगमरमर के पत्थर में पहले जो है कुछ गड्ढे खींचे जाते हैं, जिनमें जो है अलग अलग रंग के पत्थर फंसाए गए हैं। तो ये जो रंगीन पत्थरों को पत्थर के अंदर पत्थर लगाने की जो कला है, फंसाने की जो कला है, उसको पित्रादुरा तकनीक कहा गया है। तो रंगीन पत्थरों को आकार दे करके संगमरमर के पत्थर में गैप बना करके उसमें उनको जड़ा जाता है, लगाया जाता है, फिटिंग की जाती है, और इस काम को ही कहते हैं पित्रादुरा तकनीक। यानी एक कठोर पत्थर को कठोर पत्थर के अंदर लगाना, कीमती पत्थरों को जड़ने की प्रक्रिया, ये पित्रादुरा तकनीक है। इस तकनीक का सबसे पहला प्रयोग अहमद-उद-दौला के मकबरे में किया गया था, जो नूरजहां द्वारा बनवाया गया था, और इसका व्यापक प्रयोग तो ताजमहल में किया गया। और इससे जो है फूल पत्तियों के डिजाइन जितने भी ताजमहल पर कढ़े हैं, सभी फूल पत्तियों के डिजाइन ये पित्रादुरा तकनीक से बनाए गए हैं। यानी संगमरमर के पत्थर के अंदर रंगीन पत्थरों को जड़ा गया है, रंगीन पत्थर इसके अंदर जड़े गए हैं, इसे पित्रादुरा तकनीक कहते हैं। तो पित्रादुरा तकनीक, पित्रादुरा जो है एक इतालवी शब्द है, इतालवी शब्द है पित्रादुरा। पित्रादुरा का मतलब होता है हार्ड स्टोन, कठोर पत्थर। तो संगमरमर को तराश कर उसमें कीमती रत्न और पत्थर जड़ दिए जाते हैं। 16वीं सदी में ये तकनीक इटली में प्रारंभ हुई थी, तो इतालवी शब्द ही है पित्रादुरा, और बाद में ये मुगल दरबार में ये तकनीक पहुंची, और ताज में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया, और सबसे पहले अहमद-उद-दौला के मकबरे में किया गया था। तो फूल पत्तियों की आकृतियां इतनी महीन होती हैं कि फूल में दर्जन छोटे छोटे पत्थर जड़ने पड़ते हैं। एक फूल बनाने के लिए कई दर्जन पत्थरों को छोटे छोटे आकार में काट करके फिर उसमें जड़ा जाता है, फंसाया जाता है, और उसके बाद एक फूल की आकृति, सुंदर फूल की आकृति बनकर के संगमरमर के पत्थर में उभर करके आती है। तो ये बड़ी कमाल की तकनीक है, जिसके द्वारा पत्थर के अंदर पत्थर लगा करके ही डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं। और मुगल कालीन और इमारतें हैं, जैसे खुसरो बाग है, खुसरो बाग बनवाया गया। जहांगीर के पुत्र खुसरो और उसकी मां शाह बेगम का मकबरा यहाँ पर है। तो इसमें विशालकाय गलियारे हैं, सुंदर मेहराब हैं। ये 1622 से 1625 में बना था। एक इमारत है सिकंदरा, जो कि अकबर का मकबरा है। यहाँ पर अकबर के साथ साथ अकबर की जो पत्नी है मरियम उज जमानी, जिसके लिए जोधाबाई महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, उसी का मकबरा भी यहाँ पर स्थित है। तो अकबर ने अपने जीते जी ही अपना मकबरा बनवाना प्रारंभ कर दिया था। बाद में जहांगीर के समय में ये पूर्ण हुआ था। तो जहांगीर के काल में इसका ये बनकर के तैयार हुआ सिकंदरा, जो अकबर का मकबरा है। इस पर आप हिंदू, इस्लामिक, ईसाई, बौद्ध सभी कलाओं का प्रभाव देख सकते हैं। ये एक मिश्रित शैली से बना हुआ है, और ये बिना गुंबद की इमारत है, पर इसका आकार जो है पिरामिड जैसा है। ये 5 मंजिल की इमारत है, ये भी 5 मंजिला इमारत है। इसके बाद अवध की वास्तुकला की बात करेंगे। मध्यकाल में ही लखनऊ के आसपास जो इमारतें बनाई गई
उन्हें हम अवध वास्तुकला के नाम से जानते हैं। तो लखनऊ में क्योंकि पत्थरों की कमी थी, पर वहां पर लाखोरी ईंटें और चूने की मात्रा जो है व्यापक रूप से मौजूद थी, तो उसका प्रयोग किया गया बनाने में। तो ये जो पीला सा चमकने वाला जो पत्थर है, ये लाखोरी ईंटें हैं और रात की रोशनी में बड़ा खूबसूरत लगता है। तो आप अगर रूमी दरवाजा देखोगे या बड़ा इमामबाड़ा देखोगे तो रात की रोशनी में तो और खूबसूरत लगता है। ये जो पीली सी ईंटें हैं और ज्यादा चमकती हैं, तो लाखोरी ईंटों का प्रयोग करके बनाया गया था। तो यहाँ पर एक समय 1700 के समय में बड़ा अकाल आया, सन 1700 के आसपास बड़ा अकाल आया। तो उस समय नवाब आसफ उद्दौला को ये विचार आया कि लोगों के पास पैसा पहुंचाने का कोई तरीका सोचा जाए। तो उसने अपने यहाँ पर एक इमारत को बनाने का काम शुरू करा दिया, क्योंकि बिना किसी काम के पैसा देना वो सही उचित नहीं समझता था। तो काम के बदले पैसे देने की एक योजना बनाएगी, अकाल राहत की परियोजना के रूप में बड़ा इमामबाड़ा को बनवाना शुरू किया गया, जिसमें हजारों मजदूर दिन रात काम करते थे। और कहा जाता है कि वो काम करते और फिर कुछ हिस्से को या पूरे हिस्से को रात को फिर ढा दिया जाता, फिर सुबह से वो बनाते। तो इस तरह से कुछ समय तक वो काम तो ऐसे ही चलता रहा कि रोज बनाया जाता, बिगाड़ा जाता, बनाया जाता, बिगाड़ा जाता, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके, ज्यादा समय तक का काम मिल सके और अकाल से उनकी जो है एक रिकवरी हो सके, भुखमरी से निपट सके। लोगों को पैसा देने का एक जरिया भी काम के द्वारा ढूंढा गया। तो पत्थर की नक्काशी की जगह यहाँ पर प्लास्टर या गारे का प्रयोग किया गया और उससे जो है नक्काशी की गई या चित्र बनाए गए जो बड़े सुंदर दिखते हैं। इमामबाड़ा नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था। क्यों बनवाया? मैंने बताया, अकाल राहत परियोजना के लिए बनवाया था। इसका डिजाइन जो है वो किफायत उल्ला, एक वास्तुकार थे किफायत उल्ला, उन्होंने इसका डिजाइन जो है वो तैयार किया था। इस हॉल की खासियत यह है कि इसमें कोई बीम नहीं है, कोई खंबा नहीं है, बिना पिलर के भी ये जो खड़ा है, और इसकी जो छत है उसमें कोई बीम या खंबे नहीं है। और इसकी दीवारें जो है इतनी मोटी बनाई गई और इन दीवारों में रास्ते बनाए गए जिनमें आवाज गूंजती भी है, और दीवारों के बीच में से बने हुए रास्तों को ही भूल भुलैया कहा जाता है। तो विशाल दीवारें बनाते बनाते उन दीवारों के बीच में बने हुए रास्ते इस तरह से बने कि वो वहां लोग भटक जाते हैं, तो रास्तों को भूल भुलैया कहा जाता है। तो एक भूल भुलैया बन गई। वहीं मोहम्मद अली शाह ने यहाँ पास में ही छोटा इमामबाड़ा का भी निर्माण करवाया था, तो वो भी याद रखिएगा। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण 1784 में कराया गया था। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है भूल भुलैया। और इसका जो हॉल है भूल भुलैया का, उसके हॉल में कोई छत में कोई लोहे की बीम, लकड़ी की बीम, कोई टंकी नहीं है जिस पर वो टिकी हो, जबकि केवल ईंटों के इंटरलॉकिंग सिस्टम से ही पूरी जो उसके छत है और जो उसका छज्जा है वो बना है। और ये इतनी बेहतरीन इंजीनियरिंग है कि आज भी लोग आश्चर्य मानते हैं कि बिना किसी जो बीम के या बिना किसी सरिया के इस तरह से जो पूरी छत बनाई गई है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है अगर आप लखनऊ में जाकर के भूल भुलैया और इस छत को देखें। तो बड़ा इमामबाड़ा में जो है दीवार पर बने जो बेहतरीन गलियारे हैं, हवा का प्रवाह है, और जो दीवारें हैं भूल भुलैया की, उनमें आपको कहीं भी आप अगर नॉक करेंगे तो आपको काफी दूर दीवार से कान लगाकर सुनेंगे तो उसकी आवाज सुनाई जाती है। यानी जो अकॉस्टिक इंजीनियरिंग है, यहाँ पर कमाल के जो ध्वनि विज्ञान है उसका प्रयोग किया गया है। इसको अकॉस्टिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, ये सब याद रखिएगा। अकॉस्टिक इंजीनियरिंग का कमाल का प्रयोग जो है भूल भुलैया में किया गया है। तो अवध की वास्तुकला में जो सबसे सुंदर नमूना आप देखते हैं, एक तो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा है, एक यहीं पर पास में स्थित है रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा जो है जिसे तुर्की गेट या तुर्की ने तुर्किश गेट भी कहते हैं, जो अपनी ऊंचाई और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। रोशनी में ये इतना सुंदर दिखता है। एक बार मैं गया था लखनऊ में इस गेट को देखने और इमामबाड़ा वगैरह देखने, तो रोशनी में शाम के समय, अगर रात के समय आप जाएं, तो ये जो रूमी दरवाजा है बहुत बेहतरीन दिखता है। इसका पीले रंग के जो पत्थर हैं इनमें अलग ही चमक रात की रोशनी में आती है। ऊंचाई इसकी 60 फीट है। इसके यहाँ पर ये जो दरवाजे हैं, तो लखनवी जो इमारतें थी उस समय ऊपर की तरफ यहाँ मछलियों के डिजाइन बनाए जाते थे। मछलियां उस समय जो है शुभ और शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी, और मछली के जो आकार के डिजाइन बनाए जाते थे वो दरवाजों पर बनाने का चलन था। ठीक है, अवध वास्तुकला में तो मछली के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था दरवाजों पर। यही प्रतीक आज भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का जो चिन्ह है, लोगो है, उसमें भी आपको मछलियों का सिंबल देखने को मिलता है, यूपी सरकार के लोगों में। तो इस तरह के जो मछलियों के चिन्ह थे वो रोमी दरवाजे पर ऊपर बने हुए हैं, और इसी से प्रेरित है वो डिजाइन जो हमारे यूपी सरकार के चिन्ह में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा को हुसैनाबाद का इमामबाड़ा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये रूमी दरवाजा है। रूमी दरवाजे का निर्माण वाजिद अली शाह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? वाजिद अली शाह के द्वारा कराया गया था। वाजिद अली शाह के द्वारा ही 76 मंजिल का निर्माण कराया गया, केसरबाग का निर्माण कराया गया। इसके अलावा लखनऊ में एक प्रसिद्ध स्थान है रेजिडेंसी, जो अंग्रेजों की कोठियां हुआ करती थी, और ये 1857 की क्रांति के समय में कुछ क्षतिग्रस्त हो गई, कुछ बाद में क्षतिग्रस्त हो गई, पर आज भी ये मौजूद हैं, जो ब्रिटिशर के सबूत के तौर पर हम देख सकते हैं कि ब्रिटिशर एक समय जो है लखनऊ में रेजिडेंसी में रहा करते थे।
जो उत्तर प्रदेश सरकार का राज चिन्ह है जिसमें मछली की आकृति है वो भी अवध की इमारतों से ली गई है। वर्तमान में यूपी सरकार का चिन्ह है। 60 फीट का ये दरवाजा है, इसे तुर्किश गेटवे भी कहते हैं, रोमी दरवाजा या लखनवी दरवाजा भी कहते हैं। ब्रिटिश काल में कुछ प्रमुख इमारतें जो बनाई गई उनमें है ऑल सेंट्स कैथेड्रल। ऑल सेंट कैथेड्रल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, जो ब्रिटिश काल की गोथिक शैली से बना है। यानी ये एक चर्च है और इस चर्च की जो शैली है वो गोथिक शैली है। तो गोथिक शैली है, पत्थर गिरजा भी कह देते हैं। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, ये भी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई और ये स्कॉटिक बेरोनियल शैली से बनी है। शैली का नाम याद रखिएगा, स्कॉटिश बेरोनियल शैली। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी ये प्रयागराज में स्थित है। कुछ और प्रमुख इमारतें जैसे लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन जो इंडो सार्सेनिक शैली से बना हुआ है। इंडो सार्सेनिक ये ब्रिटिश स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन ये भी इंडो सार्सेनिक शैली में बना है, काफी प्राचीन रेलवे स्टेशन है। तो इसमें जो है भारतीय गुंबद और विक्टोरियन टावरों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। यानी ब्रिटिश स्थापत्य कला और भारतीय स्थापत्य कला का मिश्रण भी ब्रिटिश समय में देखने को मिलता है। तो जो गौथिक शैली थी जिसमें नुकीले मेहराब होते थे और सने हुए कांच का प्रयोग किया जाता था वो थी गौथिक शैली। गौथिक शैली में बना है ऑल सेंट्स कैथेड्रल जो प्रयागराज में स्थित है। 19वीं सदी में सर विलियम इमर्सन द्वारा डिजाइन किया गया था। नाम याद रखिएगा, सर विलियम इमर्सन द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे पत्थर गिरजा के नाम से भी जानते हैं, आजकल इसको पत्थर गिरजा के नाम से जाना जाता है। ऑल सेंट्रल कैथेड्रल जो है प्रयागराज में है, सर विलियम इमर्सन द्वारा बनाया गया, गौथिक शैली में बना है, रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। इंडो सार्सेनिक शैली में बना है चारबाग रेलवे स्टेशन, जिसमें आप देखोगे गुंबद में जो है गुंबद के आकार ये भारतीय शैली को दिखाता है, वहीं जो इसका यूरोपियन इंजीनियरिंग का डिजाइन है वो ब्रिटिश शैली को दिखाता है। तो एक तरह से जो ब्रिटिश शैली है और जो भारतीय शैली है उसका मिश्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। भारतीय गुंबद और मेहराबों को यूरोपीय इंजीनियरिंग के साथ प्रयोग किया गया और जिसके बाद एक सुंदर डिजाइन बन के आता है, जैसे चारबाग रेलवे स्टेशन और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ब्रिटिश शक्ति और भारतीय परंपरा के सह अस्तित्व को दिखाता है। तो इंडो सार्सेनिक शैली एक तरह से पूर्व का पश्चिम की सभ्यता के साथ मिलन का भी प्रतीक है। ये रेलवे स्टेशन पूर्व और पश्चिम की सभ्यता के मिलन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। भारतीय और ब्रिटिश वास्तुकला का मिश्रण है। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन बाहर से किसी महल जैसा दिखता है जिसमें गुंबद और छतरियां हैं, लेकिन अंदर से ये आधुनिक ब्रिटिश इंजीनियरिंग का कमाल का उदाहरण है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन भी इसी शैली पर बनाया गया था। इंडो सार्सेनिक शैली के बारे में मैंने काफी सारे बातें आपको बता दी। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो स्कॉटिश बोरोनियल शैली पर बनी है, बस याद रखिएगा। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो गॉथिक नहीं है, वो कौन सा है, स्कॉटिश बेरोनियल शैली में बनी है, जिसमें बुर्ज और नुकीले खंबे हैं। उसमें बुर्ज और नुकीले खंबे देखे जाते हैं। दा रेजिडेंसी जो ब्रिटिशर्स के हाउस हुआ करते थे उसको कहा जाता है दा रेजिडेंसी। ये लखनऊ में है। 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय जो है ये खंडर में तब्दील हो गए और यहाँ पर जो है काफी जो है टकराव देखने को मिला और आज भी ये खंडर जो है संरक्षित किए गए हैं, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इन्हें संरक्षित किया गया है। 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश अधिकारी है यहाँ पर रहा करते थे, ये उस समय के गवाह हैं। इन इमारतों ने नवाबों और अंग्रेजों के बीच का संघर्ष भी देखा है। वहीं केसरबाग जो वाजिद अली शाह के द्वारा विकसित किया गया था, अंग्रेजों के आक्रमण के समय नष्ट हो गया, और केसरबाग भी आज भी एक संरक्षित इमारत के रूप में है। अब कुछ इमारतों की बात करते हैं वाराणसी में। वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है और काशी विश्वनाथ के मंदिर के साथ साथ वहां पर एक चर्चित मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव का मंदिर, जिसे झुका हुआ मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, मणिकर्णिका घाट के पास ये मंदिर स्थित है। मणिकर्णिका घाट पर ये तिरछा हुआ मंदिर है और साल के 4-5 महीने तो ये गंगा जी के पानी में ही डूबा रहता है। वाराणसी में 88 घाट हैं, जिनमें से प्रमुख घाट है हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट। तो उनमें से कुछ मणिकर्णिका घाट जहां पर जो है दिन रात आप देखोगे तो जो शवदाह है उन शवों का जो है वो जलाते रहते हैं। उसी के पास में स्थित है ये तिरछा मंदिर जिसे रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। इसका गर्भगृह 3-4 महीने तो पानी में डूबा रहता है। नागर शैली का ऐसा बेजोड़ उदाहरण है और ये 9 डिग्री का कोण, आप अगर ऐसे देखें स्ट्रेट से सीधे, ये 9 डिग्री झुका है। कितना झुका है? 9 डिग्री। और पीसा की मीनार 4 डिग्री झुकी है और ये 9 डिग्री झुका है। तो ये अपने आप में अद्भुत इंजीनियरिंग का एक उदाहरण है। घाटों की वास्तुकला भी वाराणसी की जो है आकर्षक है। उसके ऊपर बने हुए महल, घाट एक सुंदर दृश्य बनाते हैं। वहां पर मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, 80 घाट, बहुत सारे घाट हैं जो काफी सुंदर हैं। रत्नेश्वर महादेव मंदिर ये पीसा की मीनार से भी अधिक झुका हुआ है, मैंने भी बताया 9 डिग्री जो है इसका झुकाव है, जबकि पीसा की मीनार का झुकाव 4 डिग्री है। साथ ही स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसका अभी नवनिर्माण भी कराया गया, उसके परिसर का कॉरिडोर बनाया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। और काशी विश्वनाथ मंदिर भी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। साथ ही उसी के पास में स्थित है ज्ञानवापी मस्जिद, जो है इस्लामिक और हिंदू सभ्यता के बीच में संघर्ष को भी दिखाती है। 18वीं सदी में पुनर्निर्मित हुआ ये मंदिर। 18वीं सदी में किसने पुनर्निर्मित करवाया था? अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। याद रखिएगा, अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था।
क्यों? क्योंकि 17वीं सदी में औरंगजेब के द्वारा इसको तोड़ा गया था। 17वीं 18वीं सदी के प्रारंभ में औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया, फिर अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया, और अभी हाल ही में हमारी सरकार ने इसमें जो है कॉरिडोर बना करके इसकी भव्यता को बहुत सुंदर कर दिया है, बहुत बेहतरीन कर दिया है। काशी में बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर और भी हैं। बीएचयू के परिसर में स्थित जो मंदिर है वो भी काफी सुंदर है। वहां पर एक भारत माता मंदिर है, वो भी काफी सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर है। तो वाराणसी में जो मंदिरों की शैली है ज्यादातर नागर शैली के मंदिर है और सभी बहुत भव्य मंदिर है। तो काशी जो है घाटों का शहर कहा जाता है, जहाँ 80 से अधिक घाट हैं, जिनमें मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र घाट आदि के बारे में मैंने बता ही दिया। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। झुका हुआ मंदिर जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये 9 डिग्री झुका हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसका 18वीं सदी में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। अब बात करते हैं वृंदावन की, मथुरा वृंदावन। यहाँ पर भी कुछ प्राचीन इमारतें हैं जो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिनमें एक है गोविंद देव मंदिर। गोविंद देव मंदिर का शिखर अब नहीं है, ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के समय इसका शिखर जो है खंडित कर दिया गया था, इसलिए अब इसका जो है मूल शिखर मौजूद नहीं है। तो जो इसकी कला है, इसके बनाने की जो शैली है, वो इस्लामिक गुंबद और हिंदू मंडप के मिश्रण को भी दिखाती है, और अब इसका मूल शिखर नहीं है, जो औरंगजेब द्वारा खंडित कर दिया गया था। अकबर के शासनकाल में गोविंद देव मंदिर का निर्माण हुआ था। एक मंदिर है वृंदावन में जो काफी चर्चित है, सभी ने सुना भी होगा, आप सभी ने, बांके बिहारी मंदिर। तो इस पर जो है झरोके आपको देखने को मिलेंगे, यानी राजस्थानी शैली का प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मथुरा जिले में स्थित है वृंदावन धाम, बिहारीपुरा एक जगह पड़ती है वृंदावन धाम में, वहां पर ये मंदिर स्थित है। इसका निर्माण जो है 1864 में स्वामी हरिदास के वंशजों ने कराया था। ये करेक्ट कर लीजिएगा, स्वामी हरिदास नहीं, स्वामी हरिदास के वंशजों ने। स्वामी हरिदास तो अकबर के समकालीन थे, सन 1500-1600 में। स्वामी हरिदास ने ही निधि वन में जो है बांके बिहारी की जो है स्थापना की थी मूर्ति की, और बाद में जब स्वामी हरिदास के वंशजों ने बांके बिहारी मंदिर का निर्माण किया तो निधि वन से जो है बांके बिहारी की स्थापना यहाँ पर कर दी गई। तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है, भगवान कृष्ण का ही एक नाम बांके बिहारी भी है, तो बांके बिहारी को समर्पित ये मंदिर है। मेरठ में एक प्रसिद्ध मंदिर है बाबा ओगड़नाथ मंदिर। बाबा ओगड़नाथ मंदिर भी बहुत प्राचीन मंदिर है। ये वास्तुकला के रूप में भी प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ इसकी प्रसिद्धि है 1857 की क्रांति से। तो 1857 की क्रांति का बिगुल जब 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों द्वारा फूका गया, तो क्रांति का प्रारंभ भी जिस स्थान से हुआ था वो मंदिर है बाबा ओगड़नाथ मंदिर। यहीं पर क्रांतिकारी जो है आया करते थे, अपनी योजना बनाया करते थे, इस मंदिर के परिसर में प्लानिंग किया करते थे। तो ये मंदिर गवाह है 1857 की क्रांति का, इसलिए इसकी प्रसिद्धि आज भी जो है बहुत है। तो मेरठ के उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग स्थित है। वास्तुकला का भी उत्कृष्ट उदाहरण है, पर इसका ऐतिहासिक महत्व भी काफी है। अब यहाँ पर एक स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के सम्मान में एक शहीद स्मारक भी बना दिया गया है। तो क्योंकि ये मंदिर जो है स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है, तो उनके शहीदों के लिए स्मारक भी इस मंदिर के परिसर में निर्माण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं हवेलियां, और हवेलियों के बाहर देखने को मिलते हैं नक्काशीदार मेहराब, और जो तोरण द्वार, जो बाहर के जो गेट हैं उनको लकड़ी की सजावट से सजाया जाता था, लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती थी, वो सुंदर गेट आपको देखने को मिलते हैं। भारी भरकम तोरण के डिजाइन देखने को मिलते हैं, खिड़कियों पर झरोके देखने को मिलते हैं। तो प्राचीन समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हवेलियां बनाई जाती थी। जो जमींदार होते थे, जो कुलीन होते थे, जो संपन्न लोग होते थे, वो उनकी संपन्नता का प्रतीक होती थी। और हिंदू स्थापत्य कला का भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि जिस तरह से प्राचीन समय में हवेलियों को डिजाइन किया जाता था। तो जिनके पास अच्छी जमीनें थी, कुलीन थे, तो उनके मकान जो है भव्य होते थे। उनके मकानों के बाहर के डिजाइन भी आप देखोगे तो उनमें बाहर बैठने के, बैठक के लिए दरवाजे पर ही आप देखोगे तो ये जो तोरण के डिजाइन है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी है। हर किसी के बाहर यहाँ 2-4 लोग इधर बैठ सकते हैं, 2-4 लोग इधर बैठ सकते हैं, और ये सजावट इस तरह से की जाती थी कि यहाँ पर बारीक डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं हवेलियों के। इनको बोला जाता था हवेलियां। तो हवेलियां संपन्नता का प्रतीक होती थी। आजकल तो ज्यादातर जर्जर हालत में है, या पुनर्निर्माण कुछ का हो गया है, पर ज्यादातर जो है जर्जर है या तोड़ दी गई है, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ साथ जो है लोग नए मकान बनाते हैं तो पुराने को तोड़ देते हैं। ये एक पुरानी हवेली का ही चित्र है। इनके बाहर जो है इनकी सजावट भी इस तरह से की जाती थी कि जो है पुरुष के, नारी के चित्र बना करके या जीव जंतुओं के चित्र बना करके उनकी सजावट की जाती थी। इनके झरोके और खिड़कियां बड़े शानदार ढंग से सजे हुए होते थे। तो ये हिंदू स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं। वाराणसी का जंतर मंतर भी जो है हिंदू स्थापत्य कला का और स्थापत्य कला का एक विशिष्ट नमूना है। आपको पता है कि जंतर मंतर का निर्माण जो है वो राजा जयसिंह द्वारा कराया गया था। राजा जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था। कमेंट करके बताओ कहां कहां पर उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कराया था।
वाराणसी में कराया, जयपुर में कराया, दिल्ली में कराया, उज्जैन में कराया और मथुरा में कराया। पांचों स्थान के नाम याद रखिएगा, वाराणसी, जयपुर, मथुरा, दिल्ली और उज्जैन, 5 जगहों पर। तो वाराणसी का जंतर मंतर उत्तर प्रदेश में स्थित है, मथुरा का भी जो जंतर मंतर है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये दशमेश घाट के पास है। दशमेश घाट कहाँ है? ये वाराणसी में, गंगा किनारे का जो घाट है दशमेश घाट, मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट, हरिश्चंद्र घाट, उन्हीं में से एक प्रमुख घाट है दशमेश घाट। दशमेश घाट के पास है एक वेधशाला, ये जंतर मंतर, जो महाराजा जयसिंह द्वारा 1734 से 1730 के बीच में निर्माण किया गया था। वर्तमान में ये ASI के अधीन है। तो जंतर मंतर में क्या होता है, कुछ यंत्र निर्माण किए गए हैं पत्थर से, जिनकी सहायता से आप जो है समय की गणना कर सकते हैं या नक्षत्रों का आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ यंत्र लगाए गए हैं, पत्थर से बने हुए यंत्र। तो जंतर मंतर भी एक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। और वास्तुकला का प्रयोग कैसे ज्योतिषीय गणनाओं के लिए, खगोल विज्ञान के लिए किया गया, ये भी भारत की एक अद्भुत परंपरा है। इसको भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्तर प्रदेश जो है स्थापत्य कला के मामले में पहले से ही काफी संपन्न रहा है, समृद्ध रहा है। चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे आधुनिक काल हो, उत्तर प्रदेश में समय समय पर बड़े ही वास्तुकला के क्षेत्र में इमारतों का निर्माण व्यापक स्तर पर हुआ है। और कुछ ऐसी इमारतों का निर्माण हुआ है जो आज भी लोगों को चौंकाती हैं। उनकी वास्तुकला आज भी उत्कृष्ट है, वो आज भी इतनी बेहतरीन स्वरूप में बनी हुई है कि लोग उनकी वास्तुकला को देखकर आज भी चकित रह जाते हैं। तो वास्तुकला केवल ये नहीं बताती कि ये इमारत है, ये इमारत है, ये इमारत है, ये भी बताती है कि समय समय पर इमारतों पर अनेक संस्कृतियों का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। जैसे मुगल काल में हमें जो इमारतें देखने को मिलती है, उन पर हिंदू संस्कृति के साथ साथ इस्लामिक संस्कृति, ईसाई संस्कृति का विकास भी देखने को मिलता है। अंग्रेजों ने जो इमारतें बनवाई, उन पर भी हम सभी संस्कृतियों का जो प्रभाव है वो देख सकते हैं। ऐसे बौद्ध के समय जो इमारतें बनी और बाद में जो मंदिर जब बने, तो मंदिरों पर भी बौद्ध कला का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो बौद्ध, हिंदू, इस्लामिक, यूरोपीय सभी संस्कृतियों का मिलन हमारे इमारतों के साथ साथ हमें देखने को मिलता है। हर पत्थर के पीछे एक कहानी है, चाहे वो अशोक स्तंभ हो, चाहे अकबर का किला हो, चाहे लखनऊ की भूल भुलैया हो, चाहे सारनाथ के स्तंभ हो, चाहे स्तूप हो, चाहे ताजमहल हो। हर किसी के पीछे एक कहानी है, एक सभ्यता है, एक तहजीब छुपी हुई है। चाहे वो सारनाथ हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे लखनऊ हो, जहां भी ये इमारतें बनाई गई, उन इमारतों की अपनी एक कहानी है, एक समय की एक अपनी कहानी है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं जो स्थापत्य कला की जो प्रमुख बातें थी वो आपके सामने लेकर के आया। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। इसी तरह से हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जिसमें उत्तर प्रदेश की चित्रकला, मूर्ति कला और जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं कला संस्कृति से जुड़े हुए, उन्हें अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में कवर करेंगे। तो इन वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियोज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। इसी के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।